स्टोरी के स्टार्टिंग में कुछ लोग डर के मारे चीखने लगे और अपने लीडर के बारे में पूछने लगे क्या वो ठीक है। और फिर हम अपने प्रोटैगनिस्ट को देखकर जिसका हाल काफी बुरा लग रहा था। जब एक टीम मेंबर ने उसे कहा कि अपने आंखें खोलो, ये सुनते ही वो धीरे धीरे होश में आया, दर्द भरे चेहरे के साथ में, और पूछा सब्जुकेशन का क्या हुआ। एक आदमी के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने रोती हुई आवाज में कहा सब्जुकेशन सक्सेसफुल रहा, उन्हें फाइनल बॉस को हरा दिया। हमारे हीरो ने हल्की सी मुस्कान के साथ में कहा तो हमने वाकई कर दिखाया। उस क्रिएचर को देखकर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, ये मॉन्स्टर सबसे ज्यादा पावरफुल था। इसे कैप्चर करने में 3 साल लग गए थे और बीच में सबसे ज्यादा लोग जो कि अपने जान गवा बैठे। उसका एक साथी चिल्लाकर बोला आंखें बंद मत करो। और एक लड़की ने कहा कि मेडिकल टीम बस पहुंचने ही वाली है। और हमारे एमसी ने सोचा क्या मेरे दोस्त को लगता कि मैं पागल हूँ, मेरा आधा शरीर तो पहले ही खत्म हो चुका है। फिर उसने रोती हुई लड़की की तरफ देखा और कहा टीम के बाकी लोगों को इकट्ठा करो, अब हम सब आगे बढ़ सकते हैं। और उस पल में सब कुछ बदलने वाला था क्योंकि अब वो जा रहा था एक नई दुनिया की तरफ। उसने सिर्फ एक बात कही, मैं बस माफी मांग सकता हूँ। वो पहला हंटर था कोरिया का, वही जिसने पूरे हंटर सिस्टम को एस्टेब्लिश किया था। लेकिन उसकी कहानी अब खत्म हुई लास्ट डंजन के बॉस के साथ ही। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। एक लड़के के सिर पर किसी ने जोर से थप्पड़ मारा और कुछ लड़के उसे घेर कर उस पर चिल्लाने लगे। एक लाल बालों वाला लड़का बोला तू सच में हमारे लिए स्नैक्स नहीं लाया। सब उसके आसपास खड़े थे जैसे उसे कोई मजाक उड़ा रहा हो, पर वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी था। और उसने सोचा पिछली जिंदगी में इन सब ने मुझे अपना नौकर बना दिया था। फिर उसे याद आया कि वो गिर रहा था और वो सोच रहा था क्या मैं वाकई में मर गया हूँ। उसका जिस्म हिल भी नहीं रहा था। और तभी एक अजीब सी आवाज आई, अब इंसानी दुनिया मेरी रेस की हो गई है क्योंकि जून अब जिंदा नहीं रहा। कोई भी नहीं बता जो हमें रोक सके। गिरने के दौरान एमसी ने चीख कर कहा बकवास करना बंद कर, अब भी दुनिया में कई हंटर्स है जो तुम जैसे मॉन्स्टर को हराने की ताकत रखते हैं। और हमने सब कुछ सीख लिया है, उन मॉन्स्टर के अगेंस्ट वेपन बनाया है और नए और भी ज्यादा पावरफुल हंटर्स आ चुके हैं। फिर से वो आवाज बोली तूने जो सिस्टम बनाया था वो बुरा नहीं था, लेकिन मैं फिर से लौटूंगा 40 साल बाद। ये सुनते ही हमारे एमसी ने घबरा कर कहा आखिर तू क्या बोला। वो आवाज फिर से बोली जब मैं वापस आऊंगा तो उम्मीद है तुम्हारे पास में काफी रिसोर्सेज होंगे मेरे रेस से लड़ने के लिए। एमसी ने आंख में डिटरमिनेशन के साथ में जवाब दिया जब वो वक्त आएगा तो मैं वापस आकर तुम्हें खत्म कर दूंगा। और फिर कहीं और एक जगह पर उस लड़के ने अपनी आंखें खोली। वो थोड़ा कंफ्यूज था और सोच रहा था कि क्या वो किसी हॉस्पिटल में है। उसने कहा कि उसे कई चीजें याद नहीं आ रही है और कुछ इम्पोर्टेंट बात भी उसके दिमाग से गायब थी। लेकिन इतना उसे याद था कि कुछ देर पहले वो गिगांटीना में फाइनल बॉस से लड़ रहा था। जब उसने मिरर में अपने आप को देखा तो पूछा कि आखिर ये चेहरा किसका है। मिरर को हाथ में लेकर उसने सोचा क्या मैं दोबारा टीनेजर में आ गया हूँ, पर ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि ये चेहरा तो बिल्कुल अलग लग रहा है। उसने डिसाइड किया कि उसे जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी, अभी समझ पाएगा कि वो कहाँ है। और इसी दौरान उस जगह पर एक आदमी डॉक्टर के साथ आया और बोला लड़का अब जग गया है। वो आदमी उसके पास आया और बोला कि वो पुलिस ऑफिसर है और कुछ सवाल पूछने आया है। ऑफिसर ने एमसी की डिटेल्स बताई लेकिन एमसी ने रिप्लाई दिया मैं तो 1975 में पैदा हुआ था। ये सुनकर पुलिस और डॉक्टर दोनों कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा लड़का पागल हो गया है। ऑफिसर ने पूछा क्या तुम्हें एक्सीडेंट से पहले का कुछ याद है। एमसी ने कहा मुझे बस इतना याद है कि मैं मॉन्स्टर से लड़ते वक्त काफी डैमेज ले चुका था। ऑफिसर ने डॉक्टर से पूछा क्या ये लड़का पागल हो गया है। डॉक्टर ने कहा इस वक्त उसे रेस्ट की जरूरत है, फिर बाद में पूछना। लेकिन ऑफिसर बार बार कहता रहा क्या ये लड़का सच में समझता है कि ये हंटर जीनियो है। डॉक्टर ने कहा एक्सीडेंट के बाद इल्यूजन आना नॉर्मल होता है। फिर एमसी ने पूछा कि मैं किस सिचुएशन में हूँ। ये सुन के ऑफिसर समझ गया कि लड़के को कुछ भी याद नहीं है। फिर उसने बताया कि कल सुबह एमसी पर बैंक जॉन ने अटैक किया था लेकिन सुबह सुबह का वक्त था इसलिए कोई गवाह नहीं मिला। ऑफिसर ने फिर पूछा क्या तुम्हें वाकई कुछ याद नहीं है, लेकिन एमसी चुप रहा। ऑफिसर ने थोड़ा सांस लेकर अपने शर्ट के बटन को ठीक किया और बोला ठीक है मैं सिचुएशन समझ गया। उसने एमसी को एक कार्ड दिया और बोला अगर कुछ याद आए तो मुझे कॉल कर लेना। रूम से जाते वक्त डॉक्टर ने कहा तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। डॉक्टर के जाने से पहले एमसी ने कहा मुझे एक चीज चाहिए। डॉक्टर थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा कि क्या चाहिए और एमसी ने कहा मुझे ये बताओ अभी कौन सा साल चल रहा है। हीरो के सवाल पर डॉक्टर जवाब देता है ये साल 2051 चल रहा है। ये सुनते ही एमसी एकदम शौक में आ जाता है, खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश करता है और कहता है ये सब झूठ हो सकता है और कुछ नहीं। अगले ही पल वो अपने कमरे का पर्दा हटा देता है और सोचता है मैं शायद मर गया हूँ। फिर वो बोलता है कि सियोल एक भूतिया शहर था, मॉन्स्टर के खिलाफ जंग में वो तबाह हो गया था। फ्यूचर्स और गरीब लोग वहाँ रहते थे हमेशा अत्याचार झेलते हुए। उसके लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि सब कुछ इतना बदल गया है। वो देखता है शहर में बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़े हैं, फैमिलीज खुश हैं, बच्चे हंसी खुशी खेल रहे हैं। ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू निकल जाते हैं। एमसी इमोशनल होकर कहता है लगता है मेरे साथियों ने अपना काम सच में अच्छे से किए हैं। आसमान की तरफ देखता हुआ वो सोचता है क्या मेरे दोस्त अब भी जिंदा है। और फिर उसे रियलाइज होता है 42 साल बीत चुके हैं, शायद वो अब सब एक साथ ही होंगे। फिर उसका चेहरा एकदम से शौक में भर जाता है। 42 साल गुजर चुके हैं और उस आवाज के हिसाब से मॉन्स्टर दोबारा उतरने वाले हैं। और तभी अचानक पूरा हॉस्पिटल का बिल्डिंग जो कि कांपने लगता है। एक मेगाफोन गूंजता है, हॉस्पिटल में इमरजेंसी
सिचुएशन है। एमसी तुरंत अलर्ट हो जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। कहीं और एक पोर्टल खुला हुआ है। लोग भागने लगते हैं। सब घबराते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं हंटर एसोसिएशन को कॉल करो। एमसी भी हॉस्पिटल से भागता है, सोचता है देखते हैं 42 साल बाद मास्टर्स एजुकेशन कितनी इम्प्रूव हुई है। जब वो साइट पर पहुंचता है वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा है। सीन्स देखकर वो हैरान हो जाता है, ये लोग पोर्टल के सामने क्यों खड़े हैं। एक सोल्जर अनाउंस करता है एक हंटर्स एजुकेशन में हिस्सा लेगा, सभी लोग पोर्टल से दूर हो जाए। 10 मिनट में मास्टर को डंजन से बाहर निकाला जाएगा। ये सुनते ही एमसी को गुस्सा आ जाता है। उसके जहन में फ्लैशबैक आता है। अपने साथियों से कह रहा होता है मैं फिर से कह रहा हूँ, जब मास्टर डंजन से बाहर निकलता है तो हंटर्स कंट्रोल खो देते हैं और पूरी सीटा तबाह हो जाती है। इसलिए सब एजुकेशन डंजन के अंदर होना चाहिए। ये एक रूल है जो कभी भी नहीं हटना चाहिए। उसने कमांड देते हुए पूछा कि क्या सब लोग समझ गए। सारे लोग बोलते कि हाँ हम समझ गए। और वापस हम प्रेजेंट में देखते हैं एमसी भीड़ के बीच से रास्ते बनाते हुए आगे बढ़ता है। जिसके बाद एमसी गार्ड को देखकर बोला ये लोग पागल हो गए हैं। तभी एक रिपोर्टर ने पूछा क्या तुम लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए रेडी हो। लेकिन ब्रॉडकास्ट शुरू होने से पहले एमसी ने उससे सवाल किया तुम लोग ये क्या कर रहे हो। उसने गुस्से में कहा तुम लोग मास्टर को डंजन से बाहर क्यों निकाल रहे हो, क्या ये कोई बच्चों का खेल है। पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही लोग तालियां बजाने लगे। सब चीयर करने लगे थे क्योंकि वहाँ पर एक हंटर आने वाली थी। एक कार के सामने कुछ गार्ड खड़े थे और जैसे ही कार का डोर खुला सब लोग और ज्यादा एक्साइटेड हो गए। उस लड़की का नाम था गूगल। उसके आते ही जर्नलिस्ट ने फ्लैश ऑन करके फोटो खींचना शुरू कर दिया। एमसी थोड़ा हैरान हुआ और सोचा क्या ये नए जमाने की हंटर है, इतनी यंग है, उसकी पावर का अंदाजा भी नहीं हो रहा। गूगल पोर्टल की तरफ बढ़ने लगे। तभी उसके राइट हैंड पर लाइट चमकी। उसने कुछ एक्टिवेट किया। सिस्टम विंडो अपेयर हुई। परमिशन ग्रांटेड। बिग ग्रेट एबिलिटीज एक्टिवेट होती है। तभी एक गार्ड चिल्लाकर बोला मास्टर डंजन से निकल रहा है। एक मास्टर जिसका पूरा शरीर लाइटनिंग से क्रैकल कर रहा था वो गूगल के सामने गया। उस लड़के के तलवार पर आइस बेस्ड एबिलिटी एक्टिवेट होने लगी। मास्टर ने चार्ज किया लेकिन गूगल ने इजीली डॉज कर लिया और तुरंत तलवार से अटैक किया और वो डायरेक्ट हिट होती है। कुछ लड़कियां दूर से ये सब देखकर कह रही थी सच में ये कमाल का है। दूसरी बोली गूगल तो ऐसे लड़ रही जैसे वो डांस कर रही हो। एक छोटा लड़का उसे तारीफ करते हुए कहता है मैं बड़ा होकर हंटर बनूंगा और लोगों को रक्षा करूंगा। एमसी ये सब देखकर ऑकवर्ड के साथ में स्माइल कर रहा था। फाइट वापस शुरू होती है। गूगल एक बड़ा जंप लेती है और फुल स्पीड में मास्टर की तरफ भागती है। मास्टर भी उसी की तरफ अटैक करता है। गूगल ने आइस स्पाइक्स लॉन्च किए। सभी स्ट्राइक वेयरवुल्फ के बॉडी पे डायरेक्ट हिट होती है और आखिरकार मास्टर रिपीट हो जाता है। लोग तालियों से चीयर करने लगते हैं। ये देखकर एमसी हंस पड़ता है लेकिन फिर उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। ये सब्जुकेशन है, ऐसा नहीं होने चाहिए था। उसने सोचा सब कुछ गजरा बन गया है। एक न्यूबी हंटर सेलिब्रिटी बनकर सब्जुकेशन कर रही है और सिर्फ अपनी एबिलिटी पर डिपेंड कर रही है। सपोर्ट सिस्टम भी इतना बेकार है कि अटैक को प्रॉपर बैकअप नहीं मिल रहा। और सबसे खराब बात उसने ये सब्जुकेशन रियल लैब में की जहाँ हजारों राइफल्स और डेंजर में होते हैं। जब आसपास के सिविलियन सभी भी खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे तभी अगले ही पल हमारे एमसी ने गुस्से में आकर कैमरा को किक कर दिया जो रिकॉर्डिंग कर रहा था। एक गार्ड तुरंत गुस्से में आया और चिल्लाकर बोला मैं क्या हो गया है, आखिर तुम क्या कर रहे हो। एमसी ने उसे घूरते हुए जवाब दिया तुम लोग पागल हो गए हो क्या, डंजन के मास्टर को बाहर निकाल कर उसे फाइट कर रहे हो जहाँ आसपास सिविलियंस भी घूम रहे हैं। फिर उसने एग्जांपल दिया जब एक मास्टर डंजन से बाहर निकलता है तो वो नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सकता है और अगर ब्रेसिकर हो गया तो पूरी सिटी को सफाया कर सकता है। गार्ड ये सब सुनकर कंफ्यूज हो गया लेकिन एमसी रुका नहीं। वो और भी इशू गिनाते गया। लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और कोई बोलता है कि यार ये तो सिर्फ एक स्टूडेंट है और एमसी बोलता है तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम 0 है और तुम लोग इसे सब्जुकेशन कहते हो, ये तो किसी रोड शो जैसा लग रहा है। ये सुनकर वहाँ के कुछ लोग इरिटेट हो जाते हैं और तभी गगन उससे पूछती है तुम एकेडमी से हो क्या और फिर कहती है मैं जो दिखाया वो सब कुछ क्लास में सिखाया गया है। फिर वो थोड़ा सरकास्टिकली बोलती है तुम्हारे जैसे एनर्जेटिक हीरो को लगता है कि सब कुछ इंस्ट्रक्टर्स सिखाते हैं और बैटल पिल्स कहाँ रूमर्स के जैसे होते हैं। एमसी उसके वर्ड्स को सुनकर और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है और एक टेरिफाइंग गेज के साथ कहता है तुम इजिया को बैटलफील्ड कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे बकवास करने की। एमसी की आंखों का एक्सप्रेशन देखकर गून थोड़ा डर जाती है पर उसके कुछ बोलने से पहले गार्ड्स एमसी को सराउंड कर लेते हैं और वो बोलते हैं कि तुम इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। लेकिन एमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा पूछता है तुम्हारा नाम गून है ना, अगर तुम इस लेवल पर फाइट करती रही तो हंटर करना अपने आप के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। लेकिन गून सिर्फ इतना सॉफ्टली बोलती है ये तो स्कूल जैसा लग रहा है, सब कुछ मुश्किल है। ये सुन के एमसी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कहीं और एमसी सांस भरते हुए उस आवाज को याद करता है जो कह रही थी मैं 22 साल बाद वापस आऊंगा। वो सोचता है अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा क्योंकि आजकल के हंटर्स तो मॉन्स्टर से भी ज्यादा कमजोर है। लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद आती है मेरे दोस्त तो शायद अभी भी जिंदा होने की पॉसिबिलिटीज है, अगर मैं उनसे कांटेक्ट कर पाया तो कुछ कर सकता हूँ। फिर सोचता है मैं उन्हें ढूंढूं कैसे, मैं किसी से रैंडमली पूछ भी नहीं सकता। तभी उसे याद आया कि गोन ने एकेडमी का जिक्र किया था, मतलब किसी ने 30 साल पहले एक हंटर एकेडमी बनाई है और एमसी के हिसाब से वो काम सिर्फ एक इंसान कर सकता है। उसके दिमाग में एक फ्लेक्स भी आता है। वो अपने दोस्त से पूछता है क्या तुम वाकई में स्कूल बनाना चाहता है और उसका दोस्त मुस्कुराते हुए कहता है बिल्कुल, अगर ये जंग खत्म हो जाए तो मैं एक एकेडमी बनाना चाहता हूँ ताकि अगले जनरेशन को केयर किया जा सके। जब जुनू के दोस्त ने कहा कि स्कूल का नाम क्या रखना है तो एमसी ने शांत चेहरे के साथ में पूछा मैं क्या रखूंगा। फिर उसने सोचा कोरिया हंटर कॉलेज कैसा रहेगा। उसका दोस्त हंसकर बोला ये तो बहुत सिंपल है, इसे किसी का ध्यान नहीं जाएगा। और फिर हम प्रेजेंट
एंड में देखते हैं एमसी एक बड़े स्कूल के सामने खड़ा था और वो सोच रहा होता है कि क्या उसने वाकई इसी नाम से स्कूल बनाया है। और फिर देखता है स्कूल का साइज काफी बड़ा है। तभी कोई आता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम स्टूडेंट हो? तुम्हें मैंने कभी स्कूल में नहीं देखा। एमसी जवाब देता है मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, बस किसी को ढूंढ रहा हूँ। ये सुन के एक बूढ़े गार्ड बोलता है अगर तुम यून को ढूंढने आए हो तो वापस चले जाओ। एमसी कहता है कि नहीं, मैं उसके लिए भी नहीं आया हूँ। फिर पूछता है कि आप किसी बड़े व्यक्ति को जानते हैं? ये नाम सुन के गार्ड काफी कंफ्यूज हो जाता है। फिर कहता है तुम मेरे बॉस की बात कर रहे हो? एमसी मुस्कुराते हुए कहता है बिल्कुल, मैं उसी से मिलना चाहता हूँ। गार्ड बोलता है जो स्टूडेंट नहीं है वो डायरेक्टर से नहीं मिल सकता। क्या तुम स्पेशल एडमिशन वाले स्टूडेंट हो? एमसी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है ये स्पेशल एडमिशन क्या मतलब है, पर तुरंत बोलता है हाँ मैं ही वो स्पेशल स्टूडेंट हूँ। गार्ड कहता है अगर ऐसा है तो मेरे साथ चलो। लेकिन एमसी नोटिस करता है कि गार्ड उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे उसके लिए दुख महसूस कर रहे हो, और वो सोचता है कि आखिर ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। दोनों अंदर बिल्डिंग में जाते हैं और कुछ देर बाद एमसी एक जगह पर रुक जाता है कि उसने देखा रूम के अंदर उसके पुराने बॉडी का एक बड़ा सा पोर्ट्रेट लगा हुआ है। एमसी हैरान होकर कहता है ये फोटो यहाँ पर क्या कर रही है? गार्ड तुरंत कहता है स्कूल के अंदर चिल्लाना मना है। एमसी शर्मा जाता है और कहता है सॉरी, पर प्लस करता है और सोचता है इसने मेरे चेहरे का इतना बड़ा पोर्ट्रेट एंट्रेंस पर क्यों लगाया। जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो स्कूल के वॉल्स पर उसे कई फोटोज दिखाई देते हैं। एक फोटो में लिखा था हंटर जिन्होंने कहा था एडवेंचरस 99% विल पावर और 1% टैलेंट से बनते हैं। क्या मैं वाकई में ऐसा बोला था? मुझे तो याद नहीं है। एमसी थोड़ा कंफ्यूज होकर सोचता है। कुछ देर बाद वो दोनों डायरेक्टर ऑफिस के सामने पहुंचते हैं। गार्ड डोर नॉक करता है और वो कहता है माफ कीजिए, एक लड़का आपसे मिलना चाहता है। अंदर से आवाज आती है दोनों अंदर आ जाओ। लेकिन अंदर जाने से पहले गार्ड एमसी से कहता है कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट जो ट्रांसफर हुआ था वो आ गया है। जैसे ही गार्ड ने डायरेक्टर से कहा स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट आया है, वह जो कि डायरेक्टर था वो कंफ्यूज हो गया। उसने कहा स्पेशल एडमिशन पर इस साल तो ऐसा कोई स्टूडेंट आया ही नहीं। जिस पर गार्ड बोलता है आप दोनों बात कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ, और वो निकल जाता है। एमसी एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ में वही को देखता है। वही उसके पास आते हुए बोलता है ये सिचुएशन काफी अजीब है, मुझे तो एडमिशन प्रोसेस में ऐसा किसी स्टूडेंट के बारे में याद नहीं है। और फिर गुस्से में पूछता है तू है कौन? अगर सीधा जवाब नहीं दिया तो तुझे सजा मिलेगी। पर एमसी बिल्कुल चिल है, वो सिर्फ इतना पूछता है मेरा दोस्त आखिर तुम कैसा है। वही और भी कंफ्यूज हो जाता है कि लड़का किसके बारे में बात कर रहा है। एमसी फिर कहता है मैं तो तुझे पहचान भी नहीं पाया पहले, कितना बुटल लग रहा है तू, क्या तुम मुझे पहचानता है? मेरा नाम है जिन्हो। डायरेक्टर शॉप में अपनी जिंदगी में मैंने ऐसे पागल इंसान को कभी देखा नहीं। और तुरंत फोन उठाकर गार्ड को कॉल करता है और कहता है इस पागल को तुरंत यहाँ से निकालो। और आखिर तुम लोगों ने रैंडम लोगों को ऑफिस में कैसे आने दिया? लेकिन तभी एमसी एक और नाम लेता है, ये आखिर सोनन कहाँ है? डायरेक्टर की आंखें फैल जाती है, तुम सोनन का नाम कैसे जानते हो? एमसी स्माइल के साथ बोलता है एक लड़का था जो हमेशा उसके पीछे भागता था और हमेशा रिजेक्ट होता था, और आखिर उस लड़की को कैसे भूल सकता हूँ मैं? वैसे क्या तुम मुझसे शादी कर पाए? ये सुनते ही डायरेक्टर एकदम गुस्से में आता है और जिन्हो का कूलर पकड़ कर चिल्लाता है तो आखिर है कौन और मेरी जिंदगी के बारे में इतना कुछ कैसे जानता है? एमसी हंस पड़ता है और कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरा कूलर पकड़ेगा, लगता है स्कूल का डायरेक्टर बन के काफी हिम्मत आ गई है। फिर एमसी अपने शर्ट को डस्ट करता है और कहता है मैं पहले भी कह चुका हूँ, चाहे तुम्हारे सामने दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्स्टर हो या सबसे पावरफुल इंसान, कंट्रोल तुम्हारा होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा टारगेट भाग जाएगा। वही का चेहरा पहले जैसा नहीं रहता। वो डरते हुए पूछता है क्या तू वही लीडर है जो सब एजुकेशन मैनेजमेंट हेडक्वार्टर में था? और जिसके बाद फ्लैशबैक स्टार्ट होती है। कुछ साल पहले सब एजुकेशन हेडक्वार्टर में एक केस आ रहा था। एक इंसान एक औरत के गले पर तलवार रखकर चिल्लाता है दवाई और खाना लाओ अभी के अभी। एमसी वहाँ पहुँचता है और पूछता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। एक आदमी कहता है ये लड़का अपने बेस से निकाला गया था इसलिए यहाँ पर आकर ड्रामा कर रहा है क्योंकि उसके भाई को कोई बीमारी थी। एमसी पूछा सच में क्या तुम श्योर हो? और उस आदमी ने जवाब दिया हाँ लगता तो वही है क्योंकि उसके भाई के सिम्टम्स मैच करते हैं। एमसी सोचा जो होगा देखा जाएगा। फिर बिना कुछ बोले वो सीधा उस आदमी की तरफ चल पड़ा जो एक औरत को हॉस्टेज बना के रखा था। उसका साथी शोक में था। फिर बोला लीडर आप क्या करने चाह रहे हैं? वो आदमी जिसने हॉस्टेज बना रखा था चिल्लाया रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़े तो ये लड़की गई, पर एमसी बिल्कुल नहीं रुका, वो बस सीधा चलता रहा। वो आदमी फिर से धमकी देता है रुक जा वरना मैं सच में इसे मार दूंगा, पर एमसी कहता है जो करना है कर ले। ये सुनकर सब शौक हो गए। वो लड़की भी हैरान होकर सोची क्या मैं सही सुन रही हूँ? एमसी शांति से कहता है मैं सच कह रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तू इसे मार भी दे, बाहर मॉन्स्टर घूम रहे हैं, एक और डेथ से क्या फर्क पड़ता है? लड़का कुछ कहने ही वाला था तभी एमसी ने उसे सीधा चैलेंज किया क्या तेरे अंदर इतनी हिम्मत है? अगर तुम अपने भाई को बचाने जाता है तो फिर सबको मार दे, सबको एलिमिनेट कर दे। एमसी की बातें सुनकर सब लोग स्टन रह गए। एमसी ने आखिरी बात बोली किसी को बचाने के लिए किसी को खोना पड़ता है, चाहे मॉन्स्टर हो या सिस्टम वही है, और अगर तू ऐसा नहीं कर सकता तो बेकार में ट्राई करना बंद कर, अपने भाई के साथ में जाकर मर जा। वो लड़का कम्प्लीटली शॉक में था। अगले ही मोमेंट में उसने उस लड़की को एक तरफ फेंका और एमसी की तरफ अटैक करने दौड़ा। उसने ब्लेड से एमसी पर वार किया लेकिन एमसी
आराम से डॉज किया और फिर एकदम से उसके हाथ को पकड़ा और एक जूडो थ्रो से मार दिया। वो लड़का जोर से नीचे गिरा और चिल्लाया कि मैं तुझे मार डालूंगा। एमसी स्माइल करते हुए बोला तो अब हुई ना बात। तभी सिस्टम विंडो पैर होता है आइटम इक्विपमेंट, जिसके बाद एमसी आसानी से उसका अटैक को रोकता है और उसके चेहरे के पास में अपनी उंगली दे गया। सिस्टम विंडो ओपन होती है, स्किल एक्टिवेट, एक्सप्लोसिव फ्लिक। अगले ही मोमेंट में एमसी ने एक ऐसी फ्लिक मारी कि वो बंदा सीधा दीवार से जाकर टकरा गया, जिसके कारण वो लड़का सीधा बेहोश हो गया। एमसी चिनो खड़ा होता है और कहता है और कोई है जो अपना दर्द हीरो बनकर दिखाना चाहता है। फिर एमसी अपने कंपेनियन से कहा उस लड़की को ढूंढो, उसकी छोटी बहन यही कहीं होगी, उसके लिए मेरे पास अभी भी मेडिसिन बची है। और उसका कंपेनियन उससे कहा था कि लीडर सोच लीजिए उस लड़की को कोई कॉन्टेक्ट डिसीज डिजायर है। एमसी ने ठंडा लहजे में जवाब दिया अगर वैसा होता तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका होता। फिर उनसे कहा जल्दी जा उसे ढूंढ कर ले आओ। और लड़का तुरंत निकल गया। एमसी ने बाकी टीम से कहा इस बंदे को बेस में ले जाओ और उसे कुछ खाना खिलाओ। और वो कुछ पूछने ही वाला था तभी एमसी बोला हाँ वहीं अब से हम एक टीम में है, एक ही मिशन एक ही साथ है और अब हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं। एमसी का एक दोस्त जो भी कंफ्यूज था और वो कहता है सच बता तू वही बंदा है ना, लेकिन तू इतना बच्चा क्यों लग रहा है। एमसी ने शोल्डर उठाकर बोला मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है, आंखें खुली तो मैं इस बॉडी में था। डायरेक्टर साइड में खड़ा सब ऑब्जर्व कर रहा था और एमसी थोड़ा एम्बैरेस फील कर रहा था। वो एक ने डिसबिलीफ से देखा और बोला क्या बकवास कर रहा है, कोई मर के वापस बच्चे के रूप में कैसे आ सकता है। एमसी ने कहा चलो छोड़ो तुझे पहली बार की हंटिंग स्टोरी ही सुना देता हूँ, लेकिन उससे पहले वो एक ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। फिर हम कहीं और देखते हैं एक गार्ड डायरेक्टर के ऑफिस की तरफ भागता हुआ आ रहा होता है, क्योंकि वो एक ने उसे बुलाया था और बोला था इस लड़की को ऑफिस से निकाल दो। गार्ड समझा कि शायद ये कोई स्पेशल स्टूडेंट है जो इलाइट हंटर प्रोग्राम के अंदर आया है। ऑफिस के दरवाजे पर गार्ड ने कहा कि मैं माफी मांगने आया हूँ, और अंदर से किसी ने चिल्लाकर बोला कि माफी मांगने में थोड़ा ध्यान दे। अंदर एमसी अपने दोस्त वोइक को प्रैक्टिस करवा रहा था। गार्ड ये सब देखकर कंफ्यूज हो गया और चुपचाप वापस निकल गया। कुछ देर बाद एमसी का चेहरा थोड़ा इरिटेटेड था और वोइक का थोड़ा शर्मिंदा। एमसी ने कहा मेरा चेहरा दर्द कर रहा है। डायरेक्टर ने माफी मांगी। एमसी को मारने के लिए वोइक उससे माफी मांगता है। एमसी ने कहा वैसे भी दुनिया काफी बदल गई है। डायरेक्टर ने हाँ में हाँ मिलाया। एमसी बोला कंफ्यूज होना नॉर्मल है, आजकल के मॉन्स्टर हंटिंग भी नेटमेयर बन चुकी है। कल ही देखा एक मॉन्स्टर को डंजन से ले जा रहे थे। वोइक ने पूछा हॉस्पिटल के पास वाले डंजन की बात कर रहे हो। एमसी ने सिर हिला कर हाँ कहा। एमसी को पता था कि उसका दोस्त क्या सोच रहा है, तो वो डायरेक्टली पूछता है तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो। डायरेक्टर ने हल्का सा मुस्कुरा के जवाब दिया लास्ट मिशन में जब हमारे लीडर ने अपनी जान दे दी उसके बाद दुनिया काफी पीसफुल हो गई। अब पावरफुल मॉन्स्टर का आना भी रेयर हो गया है। एमसी ने तुरंत गुस्से में पूछा तो इसलिए तुम लोग मॉन्स्टर को खुद सड़क से बाहर ले जा रहे हो। फिर वो चिल्लाकर बोला एक हद होती है बेवकूफी की। डायरेक्टर ने शांत लहजे में कहा और भी वजह थी, जब कोई टेंडर नहीं बचा तो बड़े स्पॉन्सर भी इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, इसीलिए हमें ये सब नाटक करना पड़ रहा है। आजकल के हंटर सेलिब्रिटी बन चुके हैं, उसके हिसाब से सब्जुगेशन होती है। एमसी ने कहा अभी वक्त है सब कुछ बदलने का, तुम तो हंटर्स एकेडमी के डायरेक्टर हो, तुम चाहो तो बदल सकते हो। जिस पर डायरेक्टर ने जवाब दिया मैं कोशिश की थी और ऊपर के लोग जो हाई रैंकिंग पर बैठे हैं वो पूरा सिस्टम को चला रहे हैं, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। फिर एमसी ने कहा अगर हम अपने पुराने साथियों को इकट्ठा कर ले तो कुछ हो सकता है। डायरेक्टर थोड़ा निराश होकर कहा वही लोग हाई रैंकिंग में बैठे हैं और सच कहूँ तो उनमें से कुछ लोग तुम्हारी वापस आने की खबर से खुश नहीं होंगे। एमसी ने आंखों में गुस्सा और थोड़ी सी उदासी के साथ पूछा तो तुम भी वैसा ही सोचते हो क्या। डायरेक्टर थोड़ा शौक हुआ और क्विकली बोला नहीं मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा कंफ्यूज हूँ। एमसी ने एक ठंडी सांस भरी और वो सोचा जब मैं वापस आया हूँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। वो एक ने एनक्रोचमेंट देने की कोशिश की और वो कहा था ऐसा मत सोचो, दुनिया अब सेफ है और लीडर अब एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन एमसी ने सिर हिलाकर कहा नहीं, फाइनल बॉस वापस आने वाला है। डायरेक्टर शौक होते हुए कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। एमसी ने रिपीट किया फाइनल मॉन्स्टर वापस आएगा और वो एक भी थोड़ा शौक हो गया कि क्या वो सच में आएगा। एमसी ने कंफर्म किया कि चाहे मैं मानूं या ना मानूं ये सच है। जब मैं एलिमिनेट होने ही वाला था तब मैंने एक आवाज सुनी जिसने की बोला कि मैं 42 साल बाद वापस लौटूंगा। डायरेक्टर ने कहा ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा लगता है कि तुमने कुछ गलत सुना। एमसी ने गुस्से से कहा तुमने खुद देखा कि मैं वापस आ सकता हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि सबसे डेंजरस क्रिएचर नहीं आ सकता। डायरेक्टर थोड़ा गिल्टी फील करता है। एमसी ने फाइनली बोला मैं जा रहा हूँ, अब यहाँ रुकना बेकार है। डायरेक्टर ने रोका कि तुम क्या करोगे। एमसी ने सीधा जवाब दिया वही जो पहले किया था, सब कुछ अकेला हैंडल करना। वो एक ने रोकते हुए कहता है पर लीडर इस बार तुम अकेला नहीं कर पाओगे। एमसी ने जाने से पहले एक लास्ट बात कही, मैं पहले भी सब कुछ इस बॉडी के साथ में कर चुका हूँ, अब फिर से करूंगा। लेकिन जाने से पहले वो रुकता है और पूछता है मेरी तलवार कहाँ है। उसके बिना अकेला सब कुछ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वो एक ने थोड़ा हेसिटेट टोन में बोला कि वो स्टोरेज में है और क्योंकि वो एक प्राइसलेस आइटम है उसे बाहर निकालना अलाउ नहीं है। एमसी ने गुस्से से बोला तो क्या मैं अपने ही आइटम को नहीं ले सकता। और फिर वो एक ने कहा कि उस जगह का इंचार्ज आकुडू है। एमसी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वो बोला परफेक्ट, वो मेरा लॉयल कंपेनियन था, हमेशा मेरी बात मानता था, अब तो ये काम मेरे लिए और भी आसान हो जाएगा। पर वो एक ने तुरंत उसका होप तोड़ दिया। साकू तुम्हारे रिटर्न से सबसे ज्यादा नाराज वही होगा। एमसी का मूड एकदम से फिर से खराब हो गया, तो मतलब कुछ भी आसान नहीं हो रहा है। वो एक ने एमसी को एक उपाय बताया, देखो साकू की ग्रैंड डॉटर एकेडमी में स्टडी करती है और सुना है चेयरमैन उसे बहुत प्यार करते हैं, उसकी कोई भी बात नहीं टालते। एमसी ने थोड़ा कंफ्यूज
खुश होकर पूछा उसकी ग्रैंड डॉटर सीरियसली, तो क्या मुझे उसके करीब जाकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना चाहिए? वो एक ने हाँ में से हिलाया और कहा वैसे काफी इजी हो सकता है तुम्हारे लिए। एमसी ने थोड़ा सोचकर बोला वैसे उसका नाम क्या है? वही ने बोला उसका नाम गुबुन है, शायद तुम उससे पहले ही मिल चुके हो हॉस्पिटल के पास कोलैप्स डंजन में। और ये बात सुनकर जिन्हों थोड़ा शौक हो जाता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो वही लड़की सुकू का ग्रैंड डॉटर है। तो मैंने इस मानवा को यहाँ तक 3 चैप्टर तक एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये मानवा पसंद आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जहाँ तक बात है मैजिक एम्पायर की मानवा की, तो उसके चैप्टर्स अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं, उसके चैप्टर जैसे ही आएंगे तो मैं बना दूंगा।